वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है आपका 17 अगस्त से पहला फेज स्टार्ट होने वाला है। तो आपके ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि फिर से आपके लिए साइंस स्पेशल की सीरीज को स्टार्ट किया जाए। तो इसके पहले देखिए हमने आपको 4 सेट कराए थे, आज आपको 5वां सेट कराने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको 5 ही सेट कराए, इसके पहले भी हमने आपको साइंस स्पेशल, न्यू साइंस स्पेशल ऐसे करके 40 से 50 वीडियोज कराए थे। लेकिन 25-25 प्रश्नों के जो है हमने आपको 4 सेट पहले कराए थे, आज आपको 5वां सेट कराने जा रहे हैं। इसमें आपको रेलवे द्वारा पूछे गए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जो भी लोग 25 में से 20 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, वही समझिए कि उनका स्कोर कार्ड बेहतर होगा और ग्रुप डी में वो अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आप लोग प्रयास करिए कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए, मैंने कई बार आपको एक फार्मूला याद कराया है, आर प्रोपोर्शनल टू होता है L/A के। ठीक है, ये आपको हमेशा याद करके चलना है, जहां पर आर क्या है, तार का प्रतिरोध है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आपसे पूछा क्या गया, व्युत्क्रम अनुपात किसके साथ में है, तो ए जो यहाँ पर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो प्रतिरोध के साथ में व्युत्क्रम के अनुपात में है। कभी आपसे एग्जाम में देखिए पूछेगा कि तार का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती पूछेगा तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम फार्मूले की बात करेंगे, जब यहाँ पर से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो आर बराबर आता है रो L/A, जहाँ पर रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच का ये फार्मूला है, तो इसको आपको याद करके चलना है, इससे आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो यहाँ पर आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, और बगल में आपको नोटिफिकेशन की बेल दिखेगी, उसको आप लोग ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि पुंकेसर के भाग कौन से हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए आप सभी जानते हैं पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक आपका बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। जो पुमंग होता है उसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर, और जो जायंग होता है उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीकेसर। अब देखिए पुंकेसर जो होते हैं वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए 2 लिखे गए हैं। एक तो देखिए आपका परागकोश होता है, जो कि चारों ऑप्शन में लिखा गया है। एक होता है पुतंतु या फिर तंतु कहते हैं इसे। ठीक है, तो परागकोश और पुतंतु ये दोनों भाग जो हैं पुंकेसर के। एक और भाग होता है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं योजी और इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, तो परागकोश को इंग्लिश में कहते हैं एंथर, पुतंतु जिसे तंतु भी कहते हैं इसे कहते हैं फिलामेंट, और कनेक्टिव जिसे हम लोग कहते हैं योजी। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, जो कि 2 रखे गए हैं आपके ऑप्शन है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि एसिड लिखा गया ना, तो सल्फ्यूरिक जो है वो एसिड है, मतलब अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है लिटमस विलियन का रंग को, ये आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको BB याद रखना है। ठीक है, बेस क्या करता है, मतलब क्षार क्या करता है, लिटमस विलियन के रंग को या लिटमस पेपर के रंग को ब्लू कर देता है। तो बेस करता है ब्लू, तो यहाँ पर एसिड है तो एसिड करेगा रेड। तो रेड और ब्लू करते हैं, और उदासीन वाला तो कलर चेंज नहीं करता है। तो अगर बेस ब्लू करता है तो एसिड क्या करेगा, रेड करेगा, लाल करेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। कई बार मैंने आपको याद कराया है, अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूले को लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द्रव्यमान M और 9M के 2 निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको संवेग या फिर रेखीय संवेग का फार्मूला याद होना चाहिए। तो रेखीय संवेग या फिर संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। लेकिन यहाँ पर 2 द्रव्यमान की बात की गई है, 2 निकाय की बात की गई है, तो आपको रेखीय संवेग का अनुपात चाहिए। तो M1v1 अनुपात M2v2 ये आपको निकालना है। तो देखिए द्रव्यमान तो आपको दिया गया है, पहले वाले का M दिया गया है, दूसरे वाले का 9M दिया गया है, लेकिन वेग आपको v1 और v2 नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको हिंट दिया गया है, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए कि 2 निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं।
मतलब ये दोनों निकाय की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, मतलब कि गतिज ऊर्जा सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी से हम लोग V1 और V2 निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे ना, तो रेखीय संवेग हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दीजिए। तो पहली वाली की ये हो गई और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर से 1/2 तो कट जाएगा। M1 आपको यहाँ पर M दिया गया है और V1 आपको पता नहीं है। M2 यहाँ पर आपको 9M दिया गया है और V2 आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए M से M कट जाएगा और V1/V2 करेंगे आप, V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/1 आ जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा और V1/V2 निकल कर आ जाएगा 3:1। समझ में आ गई आपको? स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट चढ़ेगा, फिर V1/V2 9 से 1 3 बाहर निकल आएगा 3/1। तो V1/V2 कहीं पर नोट कर लीजिएगा, 3/1 निकल आएगा, 3/1 निकल कर आएगा। तो अब रेखीय संवेग का मैंने आपको फार्मूला बताया, M1V1 अनुपात M2V2, ये आपसे पूछा गया था इसका अनुपात। तो M1 क्या है, यहाँ पर M है और V1 अभी आपने निकाला 3 और M2 क्या है, यहाँ पर 9M है और V2 आपने निकाला था 1। चाहे x लगा लेंगे वहाँ पर ना, तो x यहाँ पर कट जाएगा, तो M से M कट जाएगा और 3 त्रिका 9, तो 1:3 का अनुपात आ जाएगा रेखीय संवेग में। तो कहाँ पर दिया गया है, पहले वाले ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आपको करना था, समझ गए आप? तो सबसे पहले आप रेखीय संवेग का फार्मूला याद करना है, फिर जो ये हिंट यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर करने के बाद V1/V2 निकाल लेंगे और फिर रेखीय संवेग के फार्मूला रख करके आप आसानी से इसके अनुपात को निकाल सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सारे आपको कठिन सवाल देखने को मिलेंगे, जब कठिन सवाल आएगा तो उसके नीचे आपको सरल सवाल भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए बल बटे त्वरण आपसे पूछा गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma के, ठीक है, और आपसे बटे त्वरण कहा गया है, तो बटे में अगर आप त्वरण कर देंगे तो A से A कट जाएगा, बचेगा मास यहाँ पर, तो द्रव्यमान इसका सही उत्तर होगा। समझ गए आप? तो कहीं कठिन कहीं सरल, तो यही आपका समय जो है वो बैलेंस करके चलता है, तो सही ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है, यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है, नीचे दी गई अपक्रिया से इसका निर्माण होता है, तो उस यौगिक को आपको बताना है। वैसे इसने आपको हिंट दे दिया है, अगर आप जान गए होंगे तो इस समीकरण को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अगर देखना है कि इस समीकरण का हल कैसे होगा तो आपको बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए NaCl को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसके साथ में अगर मिक्स किया जाएगा तो वो पदार्थ बनेगा जो भोजन को जल्दी पकाता है। तो अगर आप इस रिएक्शन को बनाना चाहेंगे तो रिएक्शन बन करके होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा। और साथ ही साथ में NH4Cl मतलब नौसादर ही बनता है, लेकिन आपसे पूछने का प्रयास किया मेन प्रोडक्ट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर खाने वाला सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए आप? भोजन को जल्दी पकाने के लिए आप उसमें सोडा डालते हैं ना, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। समझ गए? मैंने रिएक्शन से भी आपको बता दिया, और अगर आप याद रखेंगे हमेशा के लिए कि भोजन को जल्दी पकाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लिख करके आएगा तो वो डाला जाता है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए जब आप पढ़ेंगे ऊतक तो पशु ऊतक देखते होंगे आप, 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार के नाम जो हैं इसमें लिखे गए हैं, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसने पूछा है कि कौन सा इसमें से पशु ऊतक नहीं है, जो कि ये प्रश्न का जो है उत्तर इसने लगाया है तंत्रिका ऊतक, जबकि तंत्रिका ऊतक जो होता है वो चौथा ऊतक होता है पशु ऊतक का। इसलिए ये क्वेश्चन जो है गलत क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कराया है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहां पर चारों ऑप्शन जो हैं इसके सही हैं। पशु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, वो चारों प्रकार जो यहाँ पर लिखे गए हैं। जो इसने तंत्रिका ऊतक लगाया ना कि पशु ऊतक का पार्ट नहीं है, उस तंत्रिका ऊतक में आपके मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आती है, तंत्रिकाएं आती हैं, ये सारी आपकी तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये चारों आपके सही हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। कोई ना कोई अगर आप उत्तर लगा भी देंगे या नहीं लगाएंगे, ये इग्नोर क्वेश्चन में जाते हैं, तो उसमें आपको
सबको एक नंबर मिलते हैं। ठीक है, कई बार कमेंट में आते हैं सर ऐसे क्वेश्चन मिले तो क्या करें, तो ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आप कुछ में कुछ लगा दिया करिए, भ्रम में मत रहा करिए, लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है कि पहला और तीसरा या पहला दूसरा भी ऑप्शन कभी कभी सही कर दिया जाता है। तो वैसे रेलवे 2 ऑप्शन सही नहीं करता है, लेकिन कोई कोई एग्जाम क्या करता है कि 2 ऑप्शन सही कर देता है। तो अगर आप टिक नहीं करेंगे ना कोई ऑप्शन को तो आपको उसमें नंबर नहीं मिलते हैं, इसलिए उसमें लगा देंगे। इग्नोर हो जाएगा तब भी आपका फायदा है, और नहीं इग्नोर होगा तो अगर दूसरा कोई एग्जाम होगा तो उसमें आपको नंबर ही मिल जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान सही है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर आसान पेपर नहीं होता है, बहुत लोग इसे आसान समझते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग ने अच्छी पढ़ाई की होगी वही इसको समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेंटीन लिखा गया, ब्यूटीन लिखा गया, इथिन लिखा गया, प्रोपीन लिखा गया है, तो सही मिलान आपको करना है। ठीक है, अब देखिए पेंटीन में देखिए 5 कार्बन होते हैं, उसने 5 कार्बन आपके सामने रखे हैं। ब्यूटीन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 कार्बन रखे हैं। एथीन में 2 कार्बन होते हैं और प्रोपीन में 3। तो इसने कार्बन तो सेम रखे हैं, लेकिन आपको मालूम है कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मतलब वो 4 बांड बना सकता है, या तो एक डबल बांड बना ले और 2 सिंगल बना ले, या तो 4 सिंगल बना ले। तो उसको 4 चाहिए, 4 से ज़्यादा या फिर 4 से कम नहीं चाहिए। पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पेंटीन लिखा है ना, तो पेंटीन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर यहाँ पर डबल बांड होगा। इसने डबल बांड तो सही लगाया है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान करेंगे CH। अब कार्बन की यहाँ पर बैलेंसी देखेंगे तो कार्बन को 4 चाहिए थे और यहाँ पर एक तो बगल से आ गया इसके, ठीक है, और एक इधर से आ गया और एक इसने हाइड्रोजन लगा दिया है। तो कार्बन का जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपूर्ण है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। यहाँ पर जो है अगर ये CH2 करता तब जाकर के पहला वाला फार्मूला सही होता। अब यहाँ पर ब्यूटीन को देखें, एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही है, 4 कार्बन है और हर जगह आप कार्बन की देखेंगे 4 बैलेंसी पूर्ण हो रही है। यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहीं पर। तो सही ऑप्शन हमारा ब्यूटीन वाला होगा। इसमें हर प्रकार से कार्बन अपनी सही संयोजकता में है। अब देखिए इथीन पर, देखिए यहाँ पर जो इथीन लिखा गया है इसको अगर आप ध्यान देंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसने कार्बन को एक हाइड्रोजन ज़्यादा दे दिया। देखिए कार्बन के पास 2 इधर से आ गए और 3 इसने हाइड्रोजन लगा दिए। तो कार्बन को 5 थोड़ा चाहिए, कार्बन को तो 4 चाहिए। तो अगर यहाँ पर CH2 होता तब ये जाकर के सही होता। अब प्रोपीन को देख लीजिए, प्रोपीन में गलती यहाँ पर कर दी कि यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड लगाया है तो हाइड्रोजन इसने एक ज़्यादा दे दिया। यहाँ पर इसको CH रखना चाहिए था भाई, 2 कार्बन इधर से अटैच हो रहे हैं, एक ये और एक CH से हो जाता। तो एक इसने CH2 जो लिख दिया है गलत लिखा है, यहाँ पर CH होना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा ब्यूटीन वाला सबसे सही है। तो मिलान जो सही होगा वो दूसरा वाला होगा। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है M बराबर HI/HO। तो यहाँ पर आपको बताना है M, HI और HO क्या दर्शाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जब आप प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिलेगा। तो मैग्नीफिकेशन मतलब M जो है यहाँ पर मैग्नीफिकेशन है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आवर्धन। तो ये 2 ऑप्शन तो सही हो सकते हैं, पहला और दूसरा, क्योंकि M का इसमें अर्थ जो है वो आवर्धन होगा। नीचे वाले तो इसने द्रव्यमान लिख दिया है तो वैसे गलत हो जाएंगे। M मतलब यहाँ पर द्रव्यमान किसी भी प्रकार से नहीं है, M मतलब है मैग्नीफिकेशन या फिर आवर्धन। अब HI/HO क्या होता है, देखिए HI जो यहाँ पर लिखा गया है, I का मतलब है कि इमेज और H का मतलब है हाइट। तो हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई है उसे हम लोग कहेंगे HI से, और HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई जो होता है वो आवर्धन होता है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। एक फार्मूला देखिए आवर्धन का और होता है, M बराबर होता है V/U। यहाँ पर देखिए V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये होता है U होता है वस्तु की दूरी। तो V/U लिखेगा ना तब आप समझिएगा कि प्रतिबिंब की दूरी है ऊपर वाली और नीचे वाली वस्तु की दूरी है। तो ये दोनों फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से आपको समझ करके याद करना है। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है यदि विद्युत प्रभार आपको Q दिया गया है, समय आपको T दिया गया हो, तो I निकालने का फार्मूला या फिर सूत्र आपसे पूछा गया है। देखिए जब हमको वीडियो कराए करें तो आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठा करिए। जितने भी आपको फार्मूले आपके वीडियो में मिले, जैसे कि 25 क्वेश्चन हमने कराए, मान लीजिए 10 फार्मूले आपको इसमें मिले हैं तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग पढ़ कर जाएंगे तो आपके 70% से 80% सवाल जो हैं इन्हीं फार्मूले से देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे घुमा घुमा कर क्वेश्चन इसी से पूछता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे फार्मूला पूछा गया,
कभी आपको क्यू का मान दे देगा, टी का मान दे देगा, आई आपसे पूछ लेगा, आई का मान दे देगा, टी का मान दे देगा, क्यू आपसे पूछ लेगा। इस प्रकार से अलग अलग सेटों में क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए आपसे आई का मान पूछा है तो मैंने आपको याद कराया फार्मूला, क्यू बराबर आई टी मैंने आपको याद कराया था, शायद आपको याद आ रहा हो। तो क्यू यहाँ पर आवेश होता है, आई कहाँ पर, यहाँ पर धारा होती है, टी यहाँ पर समय होता है। आपसे आई के रूप में पूछा है तो आई बराबर क्या होगा, क्यू बटे टी होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे सवाल ही बनेंगे। अभी तो आपसे फार्मूला पूछा गया है, सवाल भी रेलवे ने इसी तरह से पूछा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, फिलोपियन ट्यूब में होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, आपको याद रखना है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अब देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है। बिल्कुल सही। देखिए पदार्थ हमारे ठोस भी आता है, द्रव भी आता है, गैस भी आती है, प्लाज्मा भी आता है। तो पदार्थ के कणों में अंतर होता है, गैस में ज़्यादा होता है, द्रव में थोड़ा कम और ठोस में तो बहुत ही कम अंतर होता है। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। जो पदार्थ में होता है ठोस द्रव में चेंज होता है, द्रव गैस में चेंज होता है, तो यहाँ पर स्थानांतरित होते रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, यही बात गलत है। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, ठोसों में बहुत ज़्यादा होता है, गैसों में बहुत कम होता है, तो आकर्षण बल नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, पहला वाला ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक्टेनाइट, लेंथेनाइट, हैलोजन या फिर संक्रमण तत्व। चलिए आपको वर्ग 3 आवर्त 6 में आवर्त सारणी के पास ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लेंथनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है। तो ये देखिए हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। आपसे देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको वर्ग तीसरे और आवर्त 6वें में जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको तीसरे वर्ग में जाना है, तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। और 6वें आवर्त में आपसे पूछा था तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। मतलब कि तीसरा वर्ग और 6वां आवर्त में आपको लेंथनम तत्व के बाद की सीरीज पूछी थी या लेंथनम तत्व के साथ की सीरीज आपसे पूछी थी। तो यहाँ पर आप देखिए 57 के बाद, देखिए लेंथनम जो तत्व है वो 57 नंबर पर है, लेकिन उसके आगे आप देख रहे हैं 72 नंबर स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो एक सीरीज नीचे अलग हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो ये है ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और लेंथनम से जो तत्व अलग होंगे वो जाएंगे एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक से जो यहाँ पर पहली सीरीज आपकी स्टार्ट होगी वो पहले लेंथेनाइट होती है। तो लेंथनम से लेंथेनाइट के तत्व स्टार्ट होते हैं, जो कि कहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, 58 नंबर से। ठीक है, समझ गए। ये 58 नंबर जो है इसका परमाणु क्रमांक रखा गया है, तो ये सेरियम से स्टार्ट होते हैं। तो लेंथेनाइट जो है सेरियम से स्टार्ट होंगे, जो कि पहला तत्व जो होगा वो सेरियम होगा। तो किसके आगे सीरीज स्टार्ट हुई है, लेंथनम के आगे से सीरीज स्टार्ट हुई है। कभी आपसे पूछ लेगा एक्टिनम के आगे से, यहाँ पर देखिए 89 में आपको एक्टिनम मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिनम के आगे जो है वो एक्टेनाइट सीरीज, मतलब कि लेंथेनाइट के नीचे वाली जो सीरीज है जो 90 नंबर से स्टार्ट हो रही है और 103 तक जा रही है, ये एक्टेनाइट सीरीज है। और ये दोनों नीचे वाले एफ ब्लॉक में आते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी से अलग रखा गया है। तो समझ गए आप। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथनम के साथ स्थित तत्व को क्या कहा जाता है, तो लेंथेनाइट कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा तो एक्टिनम के साथ स्थित तत्व क्या कहा जाता है, तब आप लोग एक्टेनाइट को सही कीजिएगा। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तने या फिर जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए जब आप लोग ऊतक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको विभाज्योत्मक ऊतक मिलेगा। तो विभाज्योत्मक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका शीर्षस्थ होता है, एक पार्श्व होता है, एक अंतर्वेशी होता है। तो शीर्षस्थ जो ऊतक होता है वो सीधे ऊपर की ओर बढ़ता है या फिर नीचे की ओर बढ़ता है। लेकिन आपसे देखिए पूछा गया है कि तना या फिर जड़ का घेरा, जैसे तना होता है ना, तो उसकी मोटाई जो होती है वो किसके कारण से बढ़ती है, तो वो पार्श्व या फिर लेटरल विभाज्योत्मक ऊतक कारण बढ़ती है। जो तना जो होता है हमारा चौड़ा होता है, तने की चौड़ाई जो होती है, जड़ का जो घेरा होता है
वो मोटाई किसके कारण बढ़ती है, तो वो हमारा पार्श्व विभाज्योत्मक ऊतक के कारण होता है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना आपको करनी है। मैंने आपको बताया हुआ कि आप रेलवे के भरोसे मत रहिएगा, रेलवे आपको कई चीज़ें देता भी नहीं है, कहीं पर आपको जी का मान नहीं देगा, तो जी का मान आपको 9.8 या फिर 10 मान करके चलना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर आपको आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, लेकिन आपको रेलवे ने यहाँ पर दिया नहीं है कि कार्बन कितना द्रव्यमान होता है और ऑक्सीजन का, ये आपको याद करके चलना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था कि आप 1 से लेकर के 30 तक एग्जाम हॉल पर जब जाएं तो आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए और उनके द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए, तब जाकर कहीं आप इसका आणविक द्रव्यमान को निकाल पाएंगे। किसी किसी प्रश्न में रेलवे क्या करता है, दे भी देता है, देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो लोग को याद होगा वो लोग 1 नंबर आसानी से ले जाएंगे। जैसे कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है, और यहाँ पर देखिए कार्बन एक ही है तो 1 बार 12 लिखेंगे। ऑक्सीजन की देखिए कितनी होती है, 16 होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है ना, तो 16 दूनी 32, तो 32 12 कितना हो जाएगा, 44, तो 44 इसका आणविक द्रव्यमान होगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो याद करके जो चलेगा वो 1 नंबर आसानी से पा जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे एक लाइन में डिफिनीशन पूछी गई है। किसकी पूछी गई है, विद्युत ऋणात्मकता की पूछी गई है। तो इसको क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम तत्वों की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन, आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। अगर आपसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता आपसे पूछी जाए तो किसकी होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ये भी बात आपको याद करके चलनी है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए कार्क, बर्फ, लोहे की कील, थर्माकोल। कार्क आप जानते हैं जैसे कि जो पेड़ होता है उसकी छाल जो होती है उससे कार्क बनती है, ठीक है। तब 4 ऑप्शन में आप देख के समझ रहे होंगे कि लोहे की कील जो है, लोहा हमारी सबसे स्ट्रांग धातुओं में आता है, तो उसका घनत्व डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो सही ऑप्शन हमारा लोहे की कील है। अगर आपको घनत्व जानना है तो कार्क घनत्व जो होता है 0.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है कार्क का। बर्फ जो होता है उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ये बात आपको एग्जाम हॉल पे याद करके जानी है, ठीक है। बर्फ जब पानी जम जाता है बर्फ के रूप में तो उसका घनत्व कम हो जाता है। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन होता है कि वो तो ठोस हो गया तो ठोस घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस केस में उल्टा होता है जब बर्फ जमती है। अब बर्फ का घनत्व कितना होता है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं पर जल की बात करेंगे, जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है वो कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अगर लोहे कील की बात करेंगे तो पॉइंट मतलब 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये सब देखिए पॉइंट या फिर 1 के आसपास आपको दिखेंगे। लोहे कील तो मतलब 7 गुना हो गए इनसे ज़्यादा जाकर के। थर्माकोल जो होता है 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको सबके बता दिए हैं और आप लोग देख लीजिएगा। लोहे कील जो है इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो अब बिना इनके घनत्व याद किए बिना भी थोड़ा अनुभव से आप देख करके बता सकते हैं। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जल के घनत्व से कम होता है बर्फ का घनत्व। 18 नंबर क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। मतलब क्विकलाइम का फार्मूला आपको बताना है, ऐसा ही आपको लिख करके आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये तो हिंदी से आपको कह देगा फार्मूला, लेकिन क्विकलाइम जो है इसी प्रकार इंग्लिश में लिख करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसे क्विकलाइम कहते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, ठीक है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोगों को आता है, ठीक है। क्विक लाइम तो आपने बता दिया कि ये तो बिना बुझा हुआ चूना है। अगर इसे पानी डाल देंगे तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जो लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक है। तो क्विक सिल्वर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधे रेखा में आगे बढ़ती है तो वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी किस अनुपात में होगी, आपको बताना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पिछले बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे।
अगर आपका लेवल यहाँ तक पहुँच चुका है तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी साइंस बेहतर हो चुकी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सरल क्वेश्चन के साथ साथ कठिन क्वेश्चन भी कराता हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइन पर गौर करना है। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर, निरंतर विद्युत प्रदान कर रहे हैं मतलब आप मशीन को शक्ति जो है, पावर जो है कांस्टेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही आपसे पूछना चाह रहा है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, पावर कांस्टेंट, शक्ति कांस्टेंट, इसका मतलब शक्ति क्या होती, कार्य करने की दर कांस्टेंट है, WT कांस्टेंट है। अब यहाँ पर वीमा आपने नहीं पढ़ी है तो इंटर में जाकर के आप बल की वीमा, कार की वीमा, ये सब पढ़ लीजिए। यूनिट निकालने के बाद आप वीमा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कार्य की बीमा रख लीजिए और समय की बीमा बराबर कांस्टेंट कर दीजिए। तो कार्य की बीमा होती है ml² T⁻⁻2 और समय नीचे तो T है ही है, इधर आप कांस्टेंट रखना है। तो शक्ति बराबर कांस्टेंट या फिर शक्ति की बीमा बराबर कांस्टेंट, तो हमने वही कर लिया। अब आप काम कर सकते हैं, m को नीचे भेज दीजिए और T⁻² जो -2 है उसको नीचे लाएंगे तो बन जाएगा L² T³ बराबर K/m। समझ गए, कहीं पर कॉपी में लिखिएगा। अब ये बनेगा, समझ गए। तो K/m भी कांस्टेंट हो जाएगा भाई, मास तो चेंज होगा नहीं, तो K/m भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो वेरिएबल बचेंगे वो बनेगा L∝ T³ के। समझ गए आप। अब ये कह रहा है कि दूरी को हम T के फॉर्म में लिखना है, तो ये स्क्वायर को हटाएंगे आप यहाँ पर से, तो L∝ T⁻³ बनेगा। तो ये T⁻³ जो है वो दूरी के फॉर्म, मतलब दूरी जो है वो T के रूप में आपसे पूछी है, लेंथ बराबर T⁻³/2। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप वीमा की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं, वरना इसका बहुत लंबा मेथड है और आप एग्जाम में आपका बहुत समय ले जाएगा। तो वीमा आपको याद करनी पड़ेगी, उसको आप यूनिट याद कर लेंगे तो वीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ये दोनों आपको याद करके चलनी है। अगर आपसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूछा है तब आपको भंजन सही करना है। ठीक है, ये आपको बता दे रहे हैं। अगर आपसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूछे हैं तब आपको निस्तापन सही करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की जो क्रिया है वो भंजन कहलाती है, और खास करके सल्फाइड अयस्क जो हैं वो भंजन क्रिया के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को अलग करने की जो क्रिया होती है वो भंजन कहलाती है, ये भी आपको याद करके चलना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु का संवेग जो है वो 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी। अब देखिए संवेग क्या होता है, P बराबर होता है mv के। अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका संवेग बढ़ेगा या भी घटेगा, तो इसका मतलब v पर डिपेंड कर रहा है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² होती है। और यहाँ पर देखिए संवेग पहले v पर डिपेंड कर रहा था, अभी ये v² पर डिपेंड करेगा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्क्वायर के रूप में आगे बढ़ती है। तो आपने गणित में पढ़ा होगा कैसे आप स्क्वायर के रूप में निकालते हैं, 20 + 20 ऐसे आप बढ़ाते हैं। 2 बार अगर आपको बढ़ाना है 20% से, भाई पहले v था और ये गतिज ऊर्जा v² से बढ़ेगी, तो 2 बार अगर आपको बढ़ाना है तो 20 + 20, 20 × 20/100, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, 20 दूने 40, 4 44, 44% से बढ़ेगी। ये आसान तरीका है लगाने का। तो संवेग 20% से बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा उसकी 44% से बढ़ेगी। समझ गए, फार्मूला कौन सा हमने लगाया है, याद है आपको, x + y + x × y / 500। ये आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे ना, तो यही फार्मूला हमने लगाया यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर/सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की आपको गणना करनी है। ठीक है, मान लिया कोई वस्तु है, उसे हमने ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, तो गति आपको दी गई है, नीचे से हमने ऊपर की ओर इसे फेंका है, 14 मीटर/सेकंड की वेग से हमने फेंका इसे, और ये 10 मीटर ऊपर की ओर गई। तो उच्चतम बिंदु मतलब सबसे ऊपर, जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो आपको समय बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। ठीक है, करने का प्रयास करिए। 2 तरीके हैं इसके, जो भी आपको एग्जाम में याद आ जाता है
उसको आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप लगा सकते हैं v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना हम, तो g नीचे की ओर लगता है और हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। तो अगर हम बात करेंगे सबसे ऊपर अगर पॉइंट पहुँचेगी तो वहाँ पर वेग शून्य हो जाएगा, तो अंतिम वेग तो शून्य हो गया, प्रारंभिक आपको 14 दिया है और g का मान यहाँ पर आपको 9.8 मानना होगा। दिया नहीं गया है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको 9.8 मानना पड़ेगा और समय आपको निकालना है। तो 9.8 t बराबर 14 आ गया और t बराबर आ जाएगा 14 बटे 9.8, ठीक है। तो t बराबर आ जाएगा 1.43, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरीका तो मैंने v बराबर u प्लस जी टी से आपको बता दिया। एक और तरीका, आप जब देखें प्रक्षेप गति में फेंकते थे तो आपको निकालने का एक फार्मूला बताया गया था, t बराबर u साइन थीटा अपान जी, ये फार्मूला बताया गया था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ऊपर की ओर आप फेंक रहे हैं, कोई एंगल तो दिया नहीं गया, तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो 90 डिग्री पर आप फेंकेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा 90 रख दीजिए। अगर साइन थीटा यहाँ पर 90 रख देंगे तो साइन थीटा 90 कितना, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो t बराबर u बाई जी आ जाएगा। तो u यहाँ पर आपको 14 दिया गया है और अगर आप 10 मान लीजिए g का मान 10 है तो 1.4 आ जाएगा। तो 1.4 वाला ऑप्शन तो लास्ट वाला है। तो मैंने दो तरीके आपको बताए हैं। यहाँ पर देखिए 10 मीटर की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे ना तो अपने आप 10 मीटर ही जाएगी, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है, तो ध्वनि तरंगों की चाल आपको ज्ञात करनी है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे चौथे वाले वीडियो में शायद पूछा था, वहाँ पर कई लोगों ने सही उत्तर दिया। तो ये भी आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं और फार्मूला उनको नहीं मालूम है तो लोग नोट करते चलिएगा। जो लोग हमारे साथ लगातार पढ़ रहे हैं तो उनके तो जुबान में होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए v बराबर एन लेमडा लगाना है, ठीक है। v बराबर एन लेमडा लगाना है, निकालना क्या, आपको चाल निकालनी है। तो एन आपको मतलब आवृत्ति आपको दी गई होगी, 400 दी गई है, तरंग दैर्ध्य भी आपको दी गई है 2.5, तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर से 4 दूना 8, 1000 निकल कर आएगा। तो 1000 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले छोटे छोटे फार्मूले से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये सब आपको दिमाग में रख के चलना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियां कौन नियंत्रित करता है। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। जैसे आपको खांसी आती है ना तो एक बार की आ जाती है, छींक भी एक बार की आ जाती है, तो यहाँ पर आपका दिमाग इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता है। जहाँ पर त्वरित घटना होती है, तत्काल घटना होती है, जो कि बिना सोचे समझे घटना होती है, उस क्रिया को मज्जा करती है, मतलब कि स्पाइनल कार्ड करती है हमारी, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे डर से कांपना होता है, किसी वस्तु को देख करके पसीना आना होता है, आग को छूने के बाद हमारा हाथ बिल्कुल से पीछे हट जाता है ना, तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं ये सब हमारा स्पाइनल कार्ड या फिर मज्जा नियंत्रित करती है। सही ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास ऑन द अर्थ। मतलब आपको दिया गया है किसी वस्तु का जो वजन है वो आपको 98 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। किसी वस्तु का वजन आपको 98 न्यूटन दिया गया है, तो उसका द्रव्यमान आपसे पृथ्वी पर पूछा गया है और जी का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए होंगे। मतलब वजन आपको दिया गया है और मास आपसे, द्रव्यमान आपसे पूछा गया है, तो बता सकते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो आपने इन 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसी तरह और भी सीरीज चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीडीएफ मैंने इसके 4 पार्ट तक की पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दी है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे 3-4 पार्ट हो जाएंगे तो 100 प्रश्नों की फिर से पीडीएफ जो है बना करके आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है। इसके पहले के जो है 100 प्रश्न थे 4 वीडियो में 25-25 करके, उसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको आंसर भी लगे मिलेंगे, तो वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। इसकी जब अभी 5 पार्ट है हमारा, तो 6, 7, 8 हो जाएंगे, तो फिर आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे। तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ पर से आप लोग ले लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
दो आपके देखिए टेलीग्राम चैनल पे, एक जहाँ पर हम PDF भेजते हैं और एक आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगने वाला है, तो जितने भी लोग हैं उसको ज्वाइन करके आपस में बात कर सकते हैं, अपने डिस्कशन कर सकते हैं, किसका सेंटर कहाँ पर लगा, ये सब चीज़ें आप अपने डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक डिस्कशन ग्रुप है, एक PDF वाला ग्रुप है, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा, अपने स्कोर बताइएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पढ़ते रहिए आप लोग। 17 अगस्त से जिनका भी पहला फेज में एग्जाम है, आप लोग लगातार तैयारी करिए। जितना भी दिन आपके पास बचा है उस पर आप लोगों को कोई कोताही नहीं करनी है। पहला आपको प्रयास यही करना है कि पिछले साल के सारे पेपरों को देख लेना है, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन जो हैं वो पिछले साल के पेपर से बनते हैं। बाकी नई वाली आपको करंट अफेयर और मैथ की थोड़ी से प्रैक्टिस करके चलनी है। और साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मैंने कई बार आपको बताया। तो साइंस अगर तैयार नहीं है तो उसको तैयार कर लीजिए। मैंने कई वीडियो आपको कराए जहाँ पर आपको साइंस के बेहतर वीडियोज कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।